चलिए अब बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन की। ये एक और फीचर है कंपनी का, प्रॉपर्टी है कंपनी की। और इसके पहले कि हम ये स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली एक एक करके भी एग्जाम में पूछी जाती है और 5-5 मार्क्स के लिए भी पूछी जा सकती है। 4 मार्क, 5 मार्क, 3 मार्क के लिए। लाइक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी 5 मार्क्स, परपेचुअल सक्सेशन 5 मार्क्स। तो उसको अच्छे से आपको नोट डाउन करना है। देखिए, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यहां पर इन्होंने ये बताया है कि कंपनी की डेथ नहीं होती। एक नेचुरल पर्सन की जैसे डेथ हो जाती है, कंपनी की ऐसी कोई डेथ नहीं होती। कंपनी का जो वजूद है वो बना रहता है। मेंबर्स इसके जितने भी हैं वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ठीक है, लेकिन कंपनी का जो अस्तित्व है वो बना रहता है। अब ये जो पॉइंट है इसको आप एग्जाम में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इसका है ना, पार्टनरशिप जो रहती है फर्म, उसका भी आपको एग्जाम्पल लेना है। एग्जाम्पल ये लेना है कि भाई अगर कभी डेथ होती है किसी पार्टनर की, तो पार्टनर फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी में ऐसा नहीं है। किसी मेंबर की डेथ भी हो गई तो उसका जो लीगल हायर है उसके पास वो शेयर्स उसके चले जाते हैं। कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं रहता। तो पहले पैराग्राफ में इन्होंने यही बताया कि कंपनी के मेंबर्स आए या जाएं, कंपनी के अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर इन्होंने एक चीज और बताई है कि ये जो मेंबर्स जाते हैं, जाने का जो सिलसिला है वो या तो ट्रांसफर शेयर कर दे अपने, या ट्रांसमिशन। ये इन्होंने वर्ड यूज नहीं किया है, मैं आपको लिखवा रहा हूं ट्रांसफर। यानी एक पर्सन जब अपने शेयर्स किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है, सेल कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, गिफ्ट कर दिया है जैसे भी, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफर। तो यहाँ पे ए मेंबर है, इसके जो शेयर्स हैं ये बी के पास चले जाएंगे, तो ये बी मेंबर हो जाएगा, ए मेंबरशिप से हट जाएगा, ये ट्रांसफर हो गया। और ट्रांसमिशन का केस है जहां पे लीगल प्रोसेस के थ्रू ये जो शेयर्स हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मेंबर है, शेयर होल्डर है, इसकी डेथ हो गई है, तो इसके शेयर्स जो है उसके लीगल हायर्स के पास गए हैं। मान लीजिए उसका लड़का है बी, उसके पास वो शेयर्स आ गए, तो ये होता है ट्रांसमिशन का केस। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो यहां पर ये बताया है कि चाहे मेंबर्स आए या जाए, कंपनी के अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, उसकी अलग एग्जिस्टेंस है, और उसका जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर कोई आंच नहीं आती मेंबर्स आने या उनके जाने से। ठीक है, पुराने मेंबर जाते हैं और नए मेंबर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम में आपको जो कोट करना है वो करना है LCB गोवर। यानी सब कुछ लिख दिया और ये नहीं लिख दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको आपको नोट करना है। तो ये जो प्रोफेसर थे गोवर करके, इन्होंने कहा था कि मेंबर्स में कम एंड गो, मेंबर्स आएंगे जाएंगे, बट द कंपनी कैन गो ऑन फॉर एवर। कंपनी चलती जाएगी, मेंबर्स आते जाएंगे, मेंबर्स जाते जाएंगे, लेकिन कंपनी जो है वो चलती रहेगी। और ये कहते हैं कि इवन ड्यूरिंग द वॉर, अब एक केस लॉ हुआ था, उन्होंने कोट नहीं किया है यहाँ पर, जापान का एक केस था जिसमें कि एक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, और प्राइवेट कंपनी में 2 ही मेंबर्स थे, 2 ही शेयर होल्डर्स थे उस कंपनी के, और एक हाइड्रोजन बॉम्ब गिरने से इन दोनों की डेथ हो गई थी। ठीक है, अभी कंसेप्ट नया था कंपनी का, तो लोगों को लगा क्योंकि ये दोनों मेंबर्स की डेथ हो गई है इसलिए कंपनी भी खत्म हो गई, ऐसा लोगों को लग रहा था। लेकिन इस केस लॉ में उन्होंने बोला कि इवन द हाइड्रोजन बॉम्ब कुड नॉट डिस्ट्रॉय द कंपनी। यानी बॉम्ब भी अगर आप गिराते कंपनी पे या उसके ऑफिस पे या उसके मेंबर्स पे, सबकी डेथ भी हो जाती, तो भी कंपनी का अस्तित्व बना रहेगा। तो सर कंपनी का अस्तित्व कब तक बना रहेगा? तो ये कहते हैं कि जब तक कि वाइंडिंग अप नहीं हो जाता। वाइंडिंग अप, ये नोट करना है। कंपनी का अस्तित्व कब खत्म होगा, उसका एग्जिस्टेंस कब खत्म होगा? जब उसको लीगली, लॉ के द्वारा उसका जब तक वाइंडिंग अप नहीं हो जाता, क्लोजर नहीं हो जाता, तब तक उस कंपनी का अस्तित्व बना रहेगा। तो ये सारी
चीजें आपको नोट करनी है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। इसके बाद एक और फीचर है कंपनी का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेट प्रॉपर्टी। 5-5, 4-4, 3-3 मार्क्स के ये आ सकते हैं। तो पहले भी हम देख चुके हैं, क्योंकि इसको, इस वाले पॉइंट को, कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, ठीक है, ये अलग है। किससे अलग है? मेंबर्स से, यानी जो मेंबर्स इसको बनाते हैं उनसे ये कंपनी अलग है, डिस्टिंक्ट पर्सन है। इसके खुद के अपने राइट्स रहते हैं, वो एंजॉय कर सकती है प्रॉपर्टी को, होल्ड कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है अपने नाम पे, ठीक है। ये हम सारी चीजें देख चुके हैं, ये आपको मेंशन करना है। अब मुद्दे की बात ये आ रही है, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ भी हुआ था यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना। मान लीजिए ये कंपनी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, एसेट्स है मान लीजिए। तो हमने देखा है कि ये प्रॉपर्टी जो कंपनी की है, इसका मालिकाना हक किसका है? कंपनी का। क्या ये मेंबर इस प्रॉपर्टी को अपना बता सकते हैं? नहीं, वो कंपनी को अपना बता सकते हैं, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये कंपनी की है। लेकिन इस प्रॉपर्टी पे मेंबर्स का किसी भी तरह का कोई डायरेक्ट ओनरशिप नहीं है, ठीक है। इसलिए इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना है, यानी इसका एंजॉयमेंट या डिस्पोज ऑफ करना है, इसको बेचना वगैरह, ये कौन कर सकता है? कंपनी, और केवल कंपनी कर सकती है, मेंबर्स नहीं कर सकते। अब इससे भी बड़ी बात, यहां पर एक मद्रास हाई कोर्ट में केस हुआ था, RF पेरुमल का वर्सेस जॉन डेविन। ये आपको नोट करना है भाई, ठीक है ना। जब मैं बोलूं कि नोट करना है तो करना ही है, यानी आपने कितने भी वहां पे बड़े पैराग्राफ लिख दिए, अगर ये केस लॉ कोट नहीं किया ना तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए पेरुमल का केस लॉ आपको कोट करना है, मद्रास हाई कोर्ट का था ये कहते हैं कि नो मेंबर कैन क्लेम हिमसेल्फ टू बी द ओनर। कोई भी मेंबर, चाहे कोई भी मेंबर, ये जो प्रॉपर्टी है कंपनी की, उसको ये खुद का नहीं बता सकता कि ये मेरी प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कह सकता। इवन अगर उसने इस कंपनी के सारे शेयर ले रखे हैं, वर्चुअली सारे शेयर्स अगर उसके पास हैं इस कंपनी के, तो भी ये मेंबर इस प्रॉपर्टी को अपना नहीं कह सकता, ठीक है। ना तो ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस, यानी कंपनी जब अस्तित्व में है तब, और न ही जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, जब अंतिम समय आया है तब भी वो उस प्रॉपर्टी को अपना नहीं कह सकता। ये प्रॉपर्टी कंपनी की है और कंपनी की ही रहेगी जब तक कि उसको कंपनी लीगली उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर देती। इसके बाद आगे और इस केस में कहा है कि मेंबर डज नॉट इवन हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब ये वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या केस हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूं, उसका थोड़ा सा आपको फैक्ट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? सबसे पहले देखिए, ये एक आदमी है और ये इसकी वाइफ है, ठीक है, जैसे भी है। अब आपको पता है इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं सब। तो ये फैमिली है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, तो ये पर्सन इसका इंश्योरेंस करा सकता है, अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करा सकता है क्योंकि वो उसकी वाइफ है। पड़ोस में रहने वाली का क्या वो इंश्योरेंस ले सकता है? तो अगर आपको नहीं मालूम है अभी ये, तो मैं बता दूं कि वो दूसरी किसी लेडी का वो इंश्योरेंस नहीं ले सकता, ठीक है। उसके पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका है? उसकी वाइफ का, दूसरी किसी लेडी का इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, उसके बच्चों का भी है, उनका भी वो इंश्योरेंस करा सकता है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इसे कहते हैं कि जहां पर आपका हक है कि आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं। अब कंपनी के केस में ये कहते हैं कि माना कि जो प्रॉपर्टी है कंपनी की, उस पे मेंबर्स का कोई मालिकाना हक डायरेक्ट नहीं है, और ये आगे कहते हैं कि इवन इंश्योरेंस भी नहीं करा सकता मेंबर इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था कि एक कंपनी थी, उसका एक मेंबर था, मेन शेयर होल्डर, और इस कंपनी का जो बिजनेस था वो लॉग्स का था। लॉग्स ऑफ वुड होते हैं ना, लकड़ी के गट्ठे होते हैं जो,
उनका ये बिजनेस था। अब ये देखिए नया नया कंसेप्ट था, उनको पता नहीं था, वो जो मेंबर था उसको पता नहीं था कि भाई कंपनी की ये प्रॉपर्टी है। उसने क्या किया, ये जो लॉग्स थे, वुड्स, ये जो लकड़ी के गट्ठे थे, इसका इंश्योरेंस इसने अपने खुद के नाम से करा लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली इन कि अगर इनको कभी आग लग गई, फायर इंश्योरेंस, लकड़ी में आग लगने का खतरा रहता है, तो फायर इंश्योरेंस इन्होंने अपने नाम पे ले लिया। अब मजे की बात यह है कि जो कंपनी थी, इंश्योरेंस कंपनी, उसने भी आंखें बंद करके दे दिया वो इंश्योरेंस। ठीक है, उसने ये भी चेक नहीं किया कि भाई ये जो लॉग्स ऑफ वुड्स है ये प्रॉपर्टी किसकी है। वो चलो जो भी हुआ, लैप्स हुआ। ये जब इंश्योरेंस इसने अपने नाम से ले लिया, जो प्रॉपर्टी कंपनी की थी उस प्रॉपर्टी पे इसने इंश्योरेंस ले लिया, और बाद में जब आग लगी, ये लॉग्स ऑफ वुड्स जितने भी थे वो खत्म हो गए थे, बर्बाद हो गए, डैमेज हो गए थे। तो जब ये कंपनी के पास पहुंचा क्लेम के लिए, तो इसका क्लेम जो था वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये इनवैलिड इंश्योरेंस था, यानी इसका कोई वैलिडिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसके पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं था। तो यहां पर कोर्ट ने क्लियर किया कि भाई अगर ये जो प्रॉपर्टी है ये कंपनी की थी, तो कंपनी ही केवल इसका इंश्योरेंस करा सकती थी। आपने क्योंकि इंश्योरेंस कराया, वो इनवैलिड है और आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये केस आप जरूर कोट कीजिएगा, हालांकि यहां पर इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ये मेरे हिसाब से सेपरेट प्रॉपर्टी का बहुत ही उम्दा उदाहरण है, वो आप कोट कीजिएगा। इसके बाद एक और केस है, मिसेस बाचाएव गुजदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब ये जो केस है इसमें थोड़े से फैक्ट्स ऐसे हैं कि जो एकदम सेपरेट प्रॉपर्टी से यहाँ पे मैच ना भी करे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने केस दिया। ये केस और भी कई जगहों पर काम आ सकता है, तो ये वाला केस जो है इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें हुआ ये था कि एक चाय की कंपनी थी, टी कंपनी, ठीक है, यानी जो टी प्रोडक्शन करती थी। ठीक है, और ये जो कंपनी थी, इसका जो भी टी का प्रोडक्शन होता था और वो उसको सेल करती थी, तो क्योंकि ये एग्रीकल्चरल इनकम, पार्टली एग्रीकल्चर थी इनकम इस कंपनी की, क्योंकि टी क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आएगा, तो टी उत्पादन से जो भी इनकम होती थी इस कंपनी को, मान लीजिए ये 100 करोड़ हुई है, तो इसको, इस इनकम को इन्होंने क्या माना था, पार्टली एग्रीकल्चर, और इस इनकम पे 60% जो इनकम टैक्स था वो एग्जेम्प्ट था, यानी इनकम टैक्स में 60% की छूट थी। किसको थी? कंपनी को थी, क्योंकि ये चाय बागान किसका था? कंपनी का था, वो बिजनेस कर रही थी। अब हुआ यूं है कि ये जो प्रॉफिट है, ये जब कंपनी ने अपने मेंबर्स को बांटा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है, मान लीजिए ये पैसा जब इनके पास आया 100 करोड़, मान लीजिए जो भी प्रॉफिट हुआ है वो कंपनी ने किसको बांट दिया है? मेंबर्स। अब मेंबर्स भी क्लेम करने लग गए एग्जम्पशन, किसका? कि सर ये 100 करोड़ जो डिविडेंड मिला है ये चाय के सेल से मिला है, एग्रीकल्चर इनकम मान के 60% वो एग्जम्पशन लेने पहुंच गए। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये आपको जो डिविडेंड मिला है उसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मान सकते, क्योंकि आपको डिविडेंड मिला है, जो कंपनी को इनकम हुई थी चाय के सेल करने से उसको एग्रीकल्चर मान सकते हैं, लेकिन वो इनकम आपके हाथ में आएगी तो उसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मान सकते, और आपको यहां पर पूरा टैक्स देना पड़ेगा। मैं बता दूं कि उस वक्त डिविडेंड इनकम पे टैक्स लगता था, अभी एग्जेम्प्टेड है डिविडेंड इनकम, लेकिन उस वक्त टैक्स लगता है। तो यहां पर उन्होंने, कोर्ट ने ये भी क्लेरिफाई किया, तो फिर ये भी क्लेरिफाई किया कि भाई जो मेंबर्स है उनको केवल कुछ ही अधिकार है, यानी ये जो प्रॉपर्टी है कंपनी की, उनका, कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो आपका बिजनेस नहीं है, वो कंपनी का बिजनेस है, वो एग्रीकल्चर बिजनेस कंपनी का है, उनको छूट मिल रही है कंपनी को, आपको नहीं मिलेगी जब आपको डिविडेंड मिले। तो फिर मेंबर कहते हैं फिर हमारा क्या है? तो फिर यहां पर ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही अच्छा है, आगे भी आप कोट कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि यू आर नॉट पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी और इट्स प्रॉपर्टी, न तो कंपनी के आप पूरी तरह से ओनर है या फिर
उसकी जो प्रॉपर्टी उसके ओनर है, ही इज ओनली गिवन सर्टेन राइट्स बाय लॉ, यानी जो मेंबर है, जो शेयर होल्डर है, उसको कुछ ही अधिकार प्राप्त है बतौर मेंबर। पहला ये कहते हैं टू रिसीव द नोटिस, यानी कंपनी की जब जब मीटिंग होगी ना, मीटिंग, तो उनका नोटिस इन मेंबर्स को मिलेगा, ये अधिकार है। तो यहां पे आप लिख लीजिए, जो मेंबर्स के पास अधिकार हैं वो नॉर्मली दो ही अधिकार है, एक तो टू रिसीव द नोटिस एंड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर। मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, यानी जब भी शेयर होल्डर की मीटिंग होगी तो उसका नोटिस इन्हें मिलेगा, इसका अधिकार है, वो अटेंड कर सकते हैं और वोट कर सकते हैं। और दूसरा ये इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं, और दूसरा अधिकार है टू रिसीव द डिविडेंड इफ डिक्लेयर बाय द कंपनी। ठीक है, ये केस में पूरा दिया नहीं है, लेकिन दो तरह के अधिकार बताए थे कोर्ट ने कि नोटिस आपको मिल सकता है कंपनी का, आप अटेंड करो, वोट करो मीटिंग में, और दूसरा कंपनी अगर कुछ डिविडेंड देती है तो वो आपको मिलेगा, उसका अधिकार है। द कोर्ट रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई द शेयर होल्डर विद द कंपनी, यानी कंपनी और मेंबर्स ये अलग अलग हैं। कोर्ट ने ये मानने से इनकार कर दिया कि आप ही कंपनी है, मेंबर्स ही कंपनी है, एंड रीइटरेटेड दैट डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम शेयर होल्डर्स। तो ये वाला केस है ना, बहुत मल्टीपर्पज केस है, यानी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जब भी सेपरेट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आएगा तो मेरे हिसाब से जो पेरूमल का केस था, जो लॉग ऑफ वुड्स का मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, वो वाला जिसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं है, ठीक है, वो वाला आप एग्जाम में कोट करेंगे।